हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ लॉ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आप जो है बीकॉम कर रहे हो या लॉ पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सिलेबस में है तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपके 3 अलग से जो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, जो आप जिनमें से एक आपका एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसी को लेकर के आज हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एजेंट क्या होता है और कितने प्रकार के एजेंट होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा, और इसमें आपका एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने भी फ्यूचर में हमारी वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर आम भाषा में बात करें तो एजेंट होता क्या है। मान लो आपने क्या किया कि कुछ काम करना है आपको, पर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपको लगता है कि यार उस जगह पे मेरा डेली का आना जाना नहीं होगा, या फिर मैं यहाँ बैठा हूँ किसी और स्टेट में और दूसरे स्टेट में मुझे अपना काम करवाना है, अपने नाम से करवाना है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, एक ऐसे बंदे को हायर करते हो जो आपको एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है आपके बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी के सामने। जैसे मुझे अपना जो है कोई सामान बेचना है, मुझे जो है मैं मार्कर बनाती हूँ, मुझे मार्कर की सेल करनी है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मुझे मुंबई में ये सेल करनी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पे एक ऐसा बंदा एम्प्लॉय जो है हायर कर लिया, जो मेरे बिहाफ पे मेरे नाम से सारा काम करेगा और किसी थर्ड पार्टी के सामने एज जो है मुझे रिप्रेजेंट करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा आपका एजेंट। तो एन एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर to bring him into legal relationship with a third party. Person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. देखो अब यहाँ पे एक पर्सन है जो कि एजेंट है, जो किसी तीसरे व्यक्ति के सामने आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मान लीजिए आपने क्या है, मुझे एज एन एजेंट अपने काम पे रखा है, तो मैं एजेंट हूँ और आप क्या हुए, आप हुए प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो 2 पार्टीज आ गई, प्रिंसिपल एंड एजेंट। The relationship of principal and agent may be created in and one of the following 5 way. अब ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशनशिप कैसे बन सकता है, कैसे कहा जाएगा कि ये एजेंट है और आप प्रिंसिपल हो। तो उसके लिए आपको इन निम्न तरीकों से आप क्या कर सकते हो, ये रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो प्रिंसिपल एंड एजेंट का। पहला तरीका क्या है, बाय एक्चुअल और इम्प्लाइड अथॉरिटी गिवन बाय द प्रिंसिपल टू द एजेंट। यानी कि ऐसे अथॉरिटी आप उसको दे रहे हो इम्प्लाइड करके, जिससे आप बता रहे हो कि ये पर्सन जो है मेरे बिहाफ पे काम करेगा। तो ये अथॉरिटी आप उसको दे रहे हो कि तू जा मेरे बिहाफ पे काम कर। बाय रेटिफिकेशन, यानी कि आप दर्शा रहे हो, आप अप्रूव कर रहे हो कि ये जो ये पर्सन है ये मेरे बिहाफ पे काम करता है, तो इसके द्वारा किया गया काम मेरे बिहाफ पे ही होगा, यानी मेरे तरफ से हुआ है ऐसा माना जाएगा। तो वो रेटिफिकेशन, यानी कि आप उसको दर्शा रहे हो ऐसा। नेक्स्ट इज बाय स्टॉपल, यानी बाय गिविंग एक्सटेंसिबल अथॉरिटी। आपने उसको क्या किया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ दिखा रहे हो, आप ऐसा प्रदर्शित कर रहे हो कि आपने उस पर्सन को अथॉरिटी दे रखी है कि वो आपके बिहाफ पे काम करे। नेक्स्ट इज बाय अ लीगल प्रिजम्पशन इन द केस ऑफ अ मैरिड वुमेन टू बाइंड हर हस्बैंड। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप एक तरीके से मान लिया जाता है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ है, वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। बाय एन इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ इन केस ऑफ नेसेसिटी। अब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको जो है लॉ के तहत बाइंड कर दिया जाता है कि आप एज अ एजेंट इस व्यक्ति के काम करेंगे, और ये तब होता है जब वहाँ पे नेसेसिटी की सिचुएशन बनती है। तो बाय लॉ ये चीज़ प्रोवाइड की गई है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एजेंट के बारे में, कितने काइंड के एजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है ऑक्शनर। आपने देखा होगा ऑक्शन क्या होता है, नीलामी लगाई जाती है, तो वहाँ पे एक पर्सन बैठा होता है जो वो हथौड़ा लेके बोलता है 1 2 1001 1002। तो द पर्सन जो ऑक्शन करा रहा है, जो ऑक्शन करवा रहा है, किसी और के बिहाफ पे किसी और की प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसीलिए वो किसी और के बिहाफ पे जो है उसका ऑक्शन कर रहा है, उसकी नीलामी कर रहा है। तो यहाँ पे वो एज एन एजेंट काम कर रहा है उस व्यक्ति का जिसकी वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में है, या जिसका वो सामान एक्चुअली में है जिसको बेचा जा रहा है। एन एजेंट टू सेल प्रॉपर्टी एट अ पब्लिक ऑक्शन, ही इज़ प्राइमरी एन एजेंट फॉर द सेलर। वो किसका
एजेंट है वो सेलर का एजेंट है। ही बिकम्स द एजेंट ऑफ द बायर ऑल्सो, और ऑल्सो वो बायर का भी एजेंट हो जाता है व्हेन द प्रॉपर्टी इज नॉक डाउन। जैसे ही वो प्रॉपर्टी उस इंसान को बेच दी जाती है तो ऑक्शनर क्या करता है, उनके बीच में सेटलमेंट करता है, उससे पैसा लेकर के सेलर को देता है। तो यहाँ पे वो एक तरीके से जो है दोनों का एजेंट बन जाता है। नेक्स्ट इज योर फैक्टर। एक फैक्टर क्या होता है, एजेंट होता है टू हुम गुड्स आर कंसाइंड फॉर द पर्पस ऑफ सेल, जिसको जो है गुड्स कंसाइन किए जाते हैं सेल के पर्पस से। गुड्स कंसाइन का मतलब क्या होता है, कंसाइनमेंट क्या होता है, जब आप एज एन एजेंट अपने एजेंट को कोई सामान भेज रहे हो कि आप इसको मेरे बिहाफ पे बेचो और उसका जो है कुछ भी कमीशन बनता हो वो हम आपके इसको दे देंगे, या जो भी डिसाइड किया गया होगा वो पेमेंट आपको दे देंगे और बाकी का पेमेंट आप हमें दे देना। तो वो क्या होता है, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट की एक अलग से अकाउंटिंग भी प्रॉपर होती है। तो यहाँ पे जब आप कंसाइनमेंट भेजते हो अपने सेल के पर्पज से, तो जहाँ पे उस एजेंट को आप अपना कंसाइनमेंट भेज रहे हो वो कहलाता है फैक्टर। ही इज़ एन एजेंट विद पोजिशन ऑफ द गुड्स, उसके पास पूरे पोजिशन होते हैं गुड्स के, उसके पास राइट होते हैं किसको बेचना है, उसके पास पूरा हक होता है, और इसलिए जो है उसको ये बोला गया है कि उसके पास पोजीशन है ऑफ गुड्स। ही में सेल द गुड्स इन हिज ओन नेम, चाहे तो वो जो गुड्स है अपने नाम पे भी बेच सकता है। जिसने यानी कि जो सेलर है, जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल है, वो क्या करेगा, वो उसके अकाउंट में चढ़ा देगा कि मैंने इसको इतने अकाउंट का पेमेंट जो है सामान भेज दिया है। अब वो अपने नाम पे भी उसको बेच सकता है। इसको मेनली क्या चाहिए, सारा पेमेंट चाहिए कि जितने का भी सामान भेजा है या जितने सेल हो रही है उसको बस पेमेंट दे दे और उसको प्रॉफिट अब आप उसको बांट सकते हो। ही में गिव क्रेडिट टू द बायर, रिसीवर द प्राइस एंड गिव अ डिस्चार्ज टू द बायर, यानी ही में गिव क्रेडिट टू द बायर, जो खरीदने वाला पर्सन है उसको उधार पे भी बेच सकता है। रिसीव द प्राइस, प्राइस रिसीव भी कर सकता है, एंड गिव अ डिस्चार्ज टू द बायर कि चल 500-600 रुपये कम पड़ गए तो तू लेके चला जा, तो ये उसके पास इतना हक होता है। नेक्स्ट इज ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर एक एजेंट होता है जो नेगोशिएट करता है एक कॉन्ट्रैक्ट को बिटवीन द प्रिंसिपल एंड किसी थर्ड पार्टी के बीच में। जैसे आपने देखा होगा ना, हाउस को खरीदते बेचते हो तो एक ब्रोकर होता है बीच में, तो वो क्या होता है, ब्रोकर होता है जो आपके यानी जो प्रिंसिपल है और जो तीसरा पर्सन है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाता है कि भाई तुम ये खरीद लो, तुम वो खरीद लो, और उसको जो है कुछ कमीशन वगैरह मिल जाता है। तो दैट इज़ अनदर पार्ट, तो वो होता है ब्रोकर। द फोर्थ वन इज डेल क्रेडी एजेंट, यानी इसका मतलब क्या है, ये एम्प्लॉयड किया जाता है फॉर सेल, इसको भी सेल के लिए किया जाता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस बाय द बायर। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो व्यक्ति एक एजेंट होता है डेल क्रेडर एजेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सामान उसने बेचा है उसकी पेमेंट जो है बायर से पूरी आ जाए और वो प्रिंसिपल तक चली जाए। ही इज़ एंटाइटल फॉर एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन फॉर दिस पर्पस, और इसी कारण से उसको जो है एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दी जाती है, एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है कि भाई तू सारा पैसा निकलवा ले, क्योंकि मार्केट में सामान बेचना अगर बहुत मुश्किल है तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है उनसे सारा पैसा निकलवा लेना। कंसिडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अगर आप एजेंसी क्रिएट कर रहे हो सो दैट इज़ ओके, अगर वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी है तो। द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यहाँ पे जो अथॉरिटी दी जाती है एजेंट को वो या तो लिखित में भी हो सकती है या मौखिक भी हो सकती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों रूप में हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ का जो है एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ भी बन जाता है ना चाहते हुए भी। द लायबिलिटी ऑफ अ हस्बैंड फॉर अ वाइफ्स डेब्ट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी। एक हस्बैंड जो है वाइफ के जो डेब्ट्स हैं, वाइफ की जो डेब्ट्स है यानी कि वाइफ ने जो है पैसा देना है मार्केट में या किसी को भी देना है, उसकी जो लायबिलिटी है वो हस्बैंड की भी लायबिलिटी बन सकती है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी को देखें तो उसके तहत पता चलेगा कि हस्बैंड की क्या लायबिलिटी बनती है अगर वाइफ ने कुछ पैसा ले रखा है किसी से उधार या कोई भी डेप्ट उसका है तो। दिस इज़ अ केस ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब ये एक इम्प्लाइड अथॉरिटी का केस हो जाता है क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि तेरा जितना भी बाहर से लेना देना है वो मैं भुगतूंगा, ना ही हस्बैंड जो है वाइफ ये कहती है और ना ही वाइफ हस्बैंड को कहता है। तो यहाँ पे जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के तहत होता है। यहाँ पे दो सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। या पहला सर्कमस्टेंसेस ये होता है कि या तो वो दोनों साथ रह रहे हों या फिर वो दोनों अलग अलग रह रहे हों। अगर यहाँ पे जो है वो दोनों साथ रह रहे हैं तो नाउ एन इम्प्लाइड एजेंसी टू बाय नेसेसरी इज़ प्रिज्यूम्ड। अब यहाँ पे क्या है, अगर वो दोनों साथ रह रहे हैं और एक व्यक्ति ने, एक स्पाउस ने क्या किया है, कुछ नेसेसरी की चीज़ें खरीदने के लिए कुछ डेप्ट लिया है या कुछ लिया है, तो उस केस में दूसरे पार्टनर की अपने आप यहाँ पे जो है एजेंसी के तहत उसकी भी लायबिलिटी बन जाएगी। सेम गोज विद द अदर वन। नेक्स्ट इज व्हेन दे गाइज आर नॉट लिविंग टुगेदर, ये वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। नाउ द इम्प्लाइड एजेंसी इज प्रिज्यूम्ड ओनली
only when she lives separately under circumstances which would warrant her to live apart from her husband. Further, the wife should not have been provided with maintenance. तो उसमें भी क्या बोला गया है, देखा जाएगा कि अगर उसको कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं की गई है तो उसके लिहाज से और कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसको अलग रहना पड़ रहा है, तो वहाँ पे उसकी जो है इम्प्लाइड एजेंसी बन जाएगी। तो ये है आपके मेन पॉइंट अबाउट एजेंसी, एजेंट एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट, काइंड्स ऑफ एजेंट। आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड साथ ही साथ बने हुए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।